जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगंदा एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हमने जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सारे केसेस को कवर किया है और इसके लिए मैंने रेफरेंस लिया है यूपीएससी के पीवाईक्यूज, चाहे वो सीएपीएफ में पूछे गए हैं, सीडीएस में पूछे गए हैं, सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं। मीनवाइल पिछले एक साल में जो भी केसेस न्यूज़ में थे, किसी ना किसी न्यूज़पेपर में उन सारे केसेस को हमने इसमें इंक्लूड किया है। लक्ष्मीकांत बुक में भी जो केसेस हैं उन सारों को बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताया गया है, उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया गया है। मैंने इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत रिसर्च की यूट्यूब पे और मैंने देखा कि किसी ने 30 केस बता रखे हैं, किसी ने 15 केस बता रखे हैं, किसी ने 20 केस बता रखे हैं और वो एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट नहीं है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। मैंने इन सारे रिसोर्सेज से कंपाइल करके इसमें 60 केसेस को काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवाया है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एवीकेएस का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करवाना चाहें प्रिंट करवा सकते हो। मीनवाइल अब ये वीडियो कैसी लगी लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो कंप्लीटली लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चंस अब यूपीएससी 2022 से केसेस रिगार्डिंग ही पूछती है, तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। आपने बुक पढ़ते वक्त, प्रियम्बल के चैप्टर पढ़ते वक्त एक केस का नाम सुना होगा, बेरुबारी यूनियन केस। तो बेरुबारी एक जगह का नाम है वेस्ट बंगाल में और एक डिस्प्यूटेड जगह थी बिटवीन द इंडिया एंड द ईस्ट पाकिस्तान। तो इसको ट्रांसफ़र करने की बात हो रही थी आफ्टर द नेहरू नून एग्रीमेंट कि इसको ईस्ट पाकिस्तान को हमें ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो मैं बता देता हूँ कि हमारे यूट्यूब पे ही उसको कंप्लीट लक्ष्मीकांत की रिवीजन आपको मिल जाएगी। आपने वो नहीं देखी है तो जाके देखिएगा। उसमें पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 देखने को मिलते हैं और उसमें आर्टिकल 2 और 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इस केस से रिलेटेड है। उसमें आर्टिकल 2 ये बोलता है कि अगर आपको किसी भी फर्दर स्टेट का जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसको इंडिया का पार्ट बनाना है तो आप आर्टिकल 2 के तहत बना सकते हो। मीनवाइल किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम चेंज करना है या एक स्टेट से 2 स्टेट्स बनाने हैं या 2 स्टेट्स को मर्ज करना है सिंगल स्टेट में, तो आर्टिकल 3 की हेल्प से आप कर सकते हो। अब सोचने वाली बात ये थी कि क्या इन आर्टिकल्स की हेल्प से, मेनली आर्टिकल 3 की हेल्प से, क्या हम किसी इंडिया की टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को भी दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकता है या लेजिस्लेटिव ऑर्डर की नीड होगी। तो इस पर फर्दर केस हुआ और केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया कि आपको अगर इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन टेरिटरी को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा और इसके लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और उसके तहत बेरुबारी जो जगह है उसको ईस्ट पाकिस्तान, जो आज के समय में बांग्लादेश है, उसको ट्रांसफ़र किया गया। मीनवाइल इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन की बात चली कि कॉन्स्टिट्यूशन की फर्दर इंटरप्रिटेशन की जाए और उसमें प्रियम्बल के बारे में पूछा गया कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यस और नो। तो बेरुबारी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये मामला यहीं पे नहीं रुका, फर्दर और केसेस भी हुए। इसको केसेस को हम और डिटेल में देखेंगे। केशवानंद भारती केस को ये जुडिशल आप बोल सकते हो कि काफ़ी स्ट्रेंथन किया इसने जुडिशरी को इस केस ने, क्योंकि यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो इसी से निकल के आया था, इसी केस से निकल के आया था केशवानंद भारती केस में। और इसमें जुडिशरी ने अपने जो प्रीवियस डिसीजन है बेरुबारी यूनियन केस का, उसको ओवररूल करते हुए, रिवर्स करते हुए ये बोला कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एट प्रेजेंट अगर कोई आपसे पूछे कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो आंसर है यस। और क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है तो आंसर है यस, क्योंकि प्रियम्बल को एक बार अमेंड भी किया गया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कब अमेंड किया गया था। और प्रियम्बल को अमेंड करते वक्त ये ध्यान जरूर रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वोलेशन ना हो। इवन एलआईसी जो केस है, एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 का, उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपनी बात को दोहराया, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अब पूरी जो भी पॉलिटी है अब देखेंगे पास्ट में कि जुडिशरी ने हो सकता है पहले कुछ और वर्डिक्ट दिया हो लेकिन बाद में अपने वर्डिक्ट को रिवर्स कर दिया हो तो उसको बोलेंगे ओवर रूल। अगर उसने किसी चीज़ को सही ठहराया है तो उसको बोलेंगे अपहेल्ड किया अपने प्रीवियस डिसीजन को। तो बहुत बार जुडिशरी अपने डिसीजंस को ओवर रूल करेगी और बहुत बार अपहेल्ड ठहराएगी और एक चीज़ पे बार बार केसेस होंगे। नेक्स्ट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केसेस, ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें जो केस है ए के गोपालन केस, ये 1950 का केस है, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। इसमें मेनली आर्टिकल 21 को चैलेंज किया गया था। एक्चुअली क्या था कि ये एक कम्युनिस्ट थे और वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास ये केस हुआ था। ये याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे में जो एग्जाम में आता है मैच द फॉलोइंग में ही यूपीएससी पूछती है। और
जब ये सरकार के अगेंस्ट बोलते थे तो सरकार इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत इनको डिटेन करके रखती थी। तो इन्होंने बोला कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ये मेरा वोलेशन है आर्टिकल 21 के अंडर में, मेरी जो लिबर्टी है, राइट टू लाइफ, उसके अगेंस्ट है। तो ये पूरा मामला जुडिशरी के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है और ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, लेकिन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट द अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई एग्जीक्यूटिव मीन्स सिंपल, जो उसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो केवल एक ऑर्डर से, और इसमें ये सब भी हैं आईएएस वगैरह, ये ऑर्डर से आपका आर्टिकल 21 नहीं छीन सकते। लेकिन अगर पार्लियामेंट कानून बना रही है, एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस उसमें फॉलो हो रही है, तो तब आपका आर्टिकल 21 आपसे छीना जा सकता है, आपकी लिबर्टी आपसे छीनी जा सकती है। ऐसा बोला जाता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफ़ी नैरो इंटरप्रिटेशन दी रिगार्डिंग टू आर्टिकल 21। हालांकि बाद में इसको चेंज भी किया था मेनका गांधी केस में, हम देखेंगे उसके बारे में। यहाँ पे जुडिशरी ने बोला कि इंडिया में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया हुआ है हमने? जापान से। यहाँ पे कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात नहीं हुई। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की डॉक्ट्राइन कहाँ से निकल के आई? मेनका गांधी केस से, और वो हमने कहाँ से कॉपी किया है? यूएसए से, यूएसए की डॉक्ट्राइन है। AK गोपालन केस आपको समझ में आया, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है और इसमें बोला गया कि जो आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्शन है वो अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, बट नॉट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। यहाँ पे नैरो इंटरप्रिटेशन थी। इसके रिगार्डिंग और केसेस भी हैं फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है और इंटरेस्टिंग केस है, चंपकम दोराई राजन केस। एक्चुअली इनको एक ये भी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास था, ये इनको एक एडमिशन लेना था, ठीक है। और सरकार ने जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 15 ये सब राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन कुछ रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था, जो कि मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहा था, वो पास्ट टाइम से चल रहा था, अंग्रेजों के टाइम से चल रहा था। तो इनको एडमिशन नहीं मिला क्योंकि सीट्स रिजर्व थी और ये जनरल कैटेगरी से थे, जो महिला थी, और इन्होंने मेनली इस चीज़ पे केस कर दिया कि आर्टिकल 15 ये बोलता है कि राइट टू इक्वलिटी होगी, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, और यहाँ पे तो सरकार भेदभाव कर रही है क्योंकि सीट्स को रिजर्व कर रही है। अब सरकार अपने दायरे में खुद ही फंस गई, क्योंकि सरकार को जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग थे उनको अपलिफ्ट भी करना था, लेकिन खुद कॉन्स्टिट्यूशन इसमें एक हर्डल का काम कर रहा था। इस केस के बाद ऑनरेबल सुप्रीम, ये पहले मद्रास हाई कोर्ट ने बोला और फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आर्टिकल 15 राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है और ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके तहत आर्टिकल 15 को अमेंड किया गया। और आपको पता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 9 शेड्यूल भी ऐड किया गया था, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, ये भी PYQ है। और आर्टिकल 15 में ये ऐड किया गया कि सरकार चाहे तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। तो यहाँ पे जो एक लड़ाई थी फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSP, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे केस में फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने कहा DPSP बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने रिजर्वेशन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए गए हैं, आर्टिकल 46 ही हमें रिजर्वेशन देने की पावर देता है। तो यहाँ पे मेन लड़ाई ये भी हुई कि इस केस के बाद पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की कोशिश की, लेकिन उस पर फर्दर केसेस होने स्टार्ट हो गए कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर भी सकती है या नहीं कर सकती है। तो उसी के रिगार्डिंग केस था शंकरी प्रसाद केस 1951 का। तो इसमें चैलेंज किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कि ऐसा आर्टिकल 368 के तहत हमें पता है, जो कि पार्ट 20 में मेंशन है, कि अमेंडमेंट होता है, और क्या ये पार्लियामेंट के पास अधिकार है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का? क्या आर्टिकल 13 आपको याद है, मैंने पॉलिटी क्लास में आपको बताया था, आर्टिकल 13 ये बोलता है कोई भी ऐसा लॉ या ऑर्डर जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा या इन्फ्रिंज करेगा उसको, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। तो क्या इस लॉ की डेफिनेशन में, मेनली केस ये था, थोड़ा टेक्निकल होने जा रहा है लेकिन आराम से समझना, क्या इस लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है जो आर्टिकल 368 के तहत होता हो? तो यहाँ पे शंकरी प्रसाद केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फेवर में जजमेंट की और बोला कि पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और इस लॉ की डेफिनेशन में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं आता। मीन्स अगर वो एक्ट बना के फंडामेंटल राइट्स को लेती है तो वो एक्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन अगर वो अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स में चेंज करती है तो वो ऐसा कर सकती है। कुल मिला के क्रक्स ये निकला कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, और ये बोला शंकरी प्रसाद केस में।
लेकिन इस पर कुछ सालों बाद फिर से केस हो गया, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर इनएविटेबल, वो अब्सोल्यूट नेचर के हैं, वो सर्वोपरि हैं, सेक्रोसेंट है, सबसे ऊपर हैं, और इवन पार्लियामेंट भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एक टसल स्टार्ट हो गई पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में। पार्लियामेंट की पावर कर्टेल कर दी जुडिशरी ने, बोला फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते, आपको जो करना है बाकी कर लो। ध्यान देने वाली बात ये यहाँ पे ये है कि यहाँ तक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं निकल के आया था, ये 67 की बातें चल रही हैं। तो इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए सरकार ने, जो पार्लियामेंट है उसने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 1971 में, और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 1971 में। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उसने 2-3 प्रोविजन ऐड कर दिए, खुद आर्टिकल 13 और 368 को अमेंड कर दिया, और इसमें जाके ये लिख दिया कि इस लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं आता, और आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी अमेंडमेंट करने की पावर है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। एक तो ये बात होगी। मीनवाइल प्रेसिडेंट को भी बाउंड किया इस अमेंडमेंट ने कि प्रेसिडेंट के पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जाता है तो प्रेसिडेंट बाउंडेड है उसको अपनी असेंट देने के लिए, प्रेसिडेंट के बाद कोई पास ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया कि अगर आर्टिकल 39 बी एंड सी मीन्स डीपीएसपी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जाएगा तो वो सही रहेगा, और इसके बीच में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 ये सब बीच में नहीं आएंगे। मीन्स आर्टिकल 39 बी एंड सी मोर पावरफुल हैं एज कम्पेयर टू आर्टिकल 14 एंड 19। मीनवाइल इसका एक और प्रोविजन इसमें ऐड कर दिया गया कि ये जो हमने अमेंडमेंट किए हैं इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, मीन्स जुडिशरी के पास ये पावर नहीं है कि वो इसको एग्जामिन करे। हालांकि फिर केशवानंद भारती केस हुआ। केशवानंद भारती केस में सबसे पहले तो इसका जो सेकंड प्रोविजन है उसको कैंसिल कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू को आप कैसे रोक सकते हो। तो वहाँ से एक टर्म निकल के आई केशवानंद भारती केस से, बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले केशवानंद भारती केस से निकल के आई और बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, हमें कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन दे कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्लियामेंट बोली तो साहब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जुडिशरी बोली वो हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। और यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वेरियस केसेस में टाइम टू टाइम निकल के सामने आया, जैसे जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जुडिशरी ने ये भी बोल दिया कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और हम वो जो आर्टिकल जो आपने अमेंडमेंट किया है 25th का सेकंड पार्ट, पहला पार्ट आपका वैलिड है, हम ठीक है उसको मान लेते हैं कि आर्टिकल 39 बी और सी ये डीपीएसपी है, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट करना पड़े तो ओके, हम इसमें ग्रीन फ्लैग देते हैं। लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू की पावर आप हमसे छीन रहे हैं वो हम नहीं होने देंगे। यहाँ पे जुडिशरी ने खुद को बहुत पावरफुल बना दिया और ये काफ़ी हिस्टोरिकल जजमेंट थी। मीनवाइल जो जुडिशरी ये जुडिशियल रिव्यू का जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, ये भी यूएसए का कॉन्सेप्ट है। एक केस हुआ था मरबरी वर्सेस मेडिसन, ये 1803 का केस था, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट एक केस हुआ था, अभी इमरजेंसी पे एक मूवी आई थी इंदिरा गांधी जी की, और इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस। एक्चुअली सेम कॉन्स्टिट्यूंसी से ये इलेक्शन लड़े और इंदिरा गांधी जीत गई। तो इन्होंने केस किया कि इन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो उसके रिगार्डिंग एक केस था। और इस केस के बाद एक ये भी एक अमेंडमेंट हुआ था मीनवाइल 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। वहाँ पे ये बोला गया था कि जो पीएम है और प्रेसिडेंट है और स्पीकर है, इन सब के इलेक्शंस जुडिशरी के दायरे से बाहर है, मतलब जुडिशरी इनके इलेक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर सकती। हालांकि जुडिशरी ने बाद में इसको खारिज कर दिया और बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है और हम इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, फिर से इस बात को दोहराया। ये वहीं पे हम चलते हैं वापस से मेनका गांधी केस में। वहाँ पे ये बीच में इसलिए आ गया, चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्रोनोलॉजी में था थोड़ा। वहाँ पे जो AK गोपालन केस है उस जजमेंट को यहाँ पे ओवररूल किया मेनका गांधी केस में। एक्चुअली इनको कहीं आउट ऑफ इंडिया जाना था, लेकिन जो पासपोर्ट एक्ट था 1967 का, उसके तहत इनका पासपोर्ट इनको जब्त कराने के बोला गया और इनको बोला गया कि आप आउट ऑफ इंडिया नहीं जा सकते। ये बोले कि ऐसे कैसे नहीं जा सकते, आर्टिकल 21 के तहत मुझे पर्सनल लिबर्टी है और आप मुझे ये बताओ मुझे किस बिहार पे रोक रहे हो। तो जो रोकने वाली अथॉरिटी थी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, तो इन्होंने उस एक्ट को ही चैलेंज कर दिया कि आर्बिट्रेरी नेचर का है। तो जुडिशरी ने कहा कि वो एक्ट तो ठीक है, एक्ट में कोई इशू नहीं है, लेकिन आर्टिकल जो 21 है वो काफ़ी वाइड है, उसमें पर्सनल लिबर्टी है, उसमें अब्रोड जाने का अधिकार किसी के है, आप उसको रोक नहीं सकते। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि आप ऐसा नहीं है कि जो दिल करेगा वो एक्ट बना लोगे, जो दिल करेगा वो ऑर्डर निकाल दोगे। आपको किसी भी एक्ट को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत पास होना पड़ेगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है?
प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ पहले एक थ्योरी थी जैसे जापान की, ऐसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए की थ्योरी है, डॉक्ट्राइन बोलेंगे इसको लिए सही वर्ड। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी केवल ये चेक करती थी अभी तक इस केस से पहले कि कोई लॉ बना है तो उसको बनने में जो प्रोसेस फॉलो हुई है, जो प्रोसीजर फॉलो हुआ है वो सही है या नहीं है, क्या वो पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में आता था, क्या जो उसने एक्ट बनाया है, या वो स्टेट लिस्ट का पार्ट था, इस तरीके से, और जिस मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए क्या वही मेजोरिटी पास हुई है, मतलब सिर्फ वो प्रोसीजर चेक करेंगे, लॉ किस बारे में ये चेक नहीं करेंगे। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में वो ये भी चेक करेंगे कि वो लॉ जस्ट नेचर का है, फेयर है या रीजनेबल है या नहीं है। एक इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कल को कोई सरकार अगर ये बना दे कि मैं एक कानून बना रहा हूँ और उस कानून के तहत कि अगर कोई भी पर्सन सिगरेट पीता दिखा तो उसको फांसी दे दी जाएगी, तो ऑफकोर्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी जुडिशरी उसको। क्यों? क्योंकि वो फेयर नहीं है। ये पहली बात तो आप इसको क्राइम डिक्लेयर कर रहे हो, और क्राइम डिक्लेयर करके भी आप डेथ पेनल्टी देने का अधिकार आपको नहीं है इस छोटी सी गलती के लिए। तो इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से निकल के आया? मेनका गांधी केस से, और वहाँ से ये क्लियर हुआ कि अब आर्टिकल 21 के अंडर में जो प्रोटेक्शन है इंडिविजुअल को, वो अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन है एग्जीक्यूटिव के, मीनवाइल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव के, मतलब दोनों के अगेंस्ट अब एलिजिबल है। पहले केवल एग्जीक्यूटिव के थी, लेजिस्लेटिव के नहीं थी, अब दोनों के अगेंस्ट है। तो एट प्रेजेंट यही प्रिविलेंट होता है भारत में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? आंसर नहीं। बाद में कहाँ से निकल के आया? मेनका गांधी केस में। वापस से वहीं टसल पे आते हैं, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी चल रहा था, तो जो पार्लियामेंट ने कहा कि हमारी पावर को कम करते हो तो ठीक है, हम हमारी पावर दोबारा बढ़ाते हैं। तो पार्लियामेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 1976 में, और यहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा पावर दे दी और बोल दिया कि किसी भी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को वोलेट किया जा सकता है और इसमें जुडिशरी बीच में नहीं आएगी। तो इसमें फर्दर केस हुआ और बोला कि नेशनलाइजेशन करना हम स्टार्ट करेंगे और जिस पे उंगली रखेंगे वो हमारा। तो एक ये मिल्स थी, मिनर्वा मिल्स केस, तो ये भी जुडिशरी के पास गई, तो जुडिशरी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा जी कि आप जो मर्जी करो, जो पावर चाहो वो मिल जाएगी। दिस इज द वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और अभी तो आपको केशवानंद भारती केस में बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो जो वॉयलेटिव नेचर के थे बेसिक स्ट्रक्चर के, उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और बोला कि ये लड़ाई बंद करो, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की दोनों ही जरूरी हैं। मीन्स देयर शुड बी हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपी बिकॉज बोथ आर द इसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है? एट प्रेजेंट ये सिचुएशन है कि आर्टिकल 39B एंड C, अगर इनकी लड़ाई कभी फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 और 19 से होती है तो ये जीत जाएंगे और ये अभी वैलिड है, इसमें कोई इशू नहीं है, जुडिशरी ने बोला। और बोला कि हाँ किसी भी डीपीएसपी को आप लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो एट प्रेजेंट वैसे देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स थोड़े से ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पास्ट में आ भी चुके हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको डील करना है। मीनवाइल वामन राव केस, तो इसी चीज़ से रिलेटेड फर्दर केस हुए कि ठीक है जी आपने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन लेके आए और उसके लिए एक डेट थी है जिस डेट में ये वर्डिक्ट आया। अब इससे पहले जो वोलेशन हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर का उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जुडिशरी के पास ये सब केस गए, तो 9th शेड्यूल में जो जो चीज़ें ऐड हुई थी उन सबको चैलेंज किया गया। 9th शेड्यूल आपको पता ही है ना, फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ और उसमें ये बोला गया था कि जुडिशली इम्यूनिटी रहेगी, जो भी 9th शेड्यूल में रहेगा उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मेनली लैंड से रिलेटेड चीज़ें इसमें रखी गई थी और 9th शेड्यूल को जुडिशरी ने अपहेल्ड किया कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है क्योंकि जनहित के लिए है, वो लैंड रिफॉर्म्स करने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे वामन राव केस में जुडिशरी ने बोला कि हम जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन है ये रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होगी। ठीक है, ये केस इस डेट के बाद हम चेक करेंगे कि इस डेट के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वोलेट नहीं कर सकते। पास्ट में जो अमेंडमेंट हो चुके हैं हम उनको चेंज करने वाले नहीं हैं। हालांकि इसमें बाद में भी केस हुआ, IR कोलेऊ केस में फिर से यही बात उठी कि नहीं जी पुराने वाले चेक करो। जुडिशरी ने इस केस में वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, अभी आगे आएगा, उस केस में बोल दिया कि भाई दोबारा इस बात पे केस भी नहीं होगा। अभी तक तो तुम केस कर रहे थे कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो चीज़ें जो अमेंडमेंट हो चुके हैं वो सारे वैलिड हैं और दोबारा इस बात पे कोई केस नहीं होगा। ये मेनली 9th शेड्यूल से रिलेटेड ही था, लेकिन 9th शेड्यूल में इस डेट के बाद कुछ भी डला है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा, उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उससे जुडिशरी नहीं बच सकती। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी IR कोलेऊ केस में। यही फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, मुस्लिम वुमेन के राइट से रिलेटेड, शाहबानो बेगम केस। और इस केस में मेनली आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे UCC इम्प्लीमेंट करने की बातें होती हैं और वो क्यों होती हैं? क्योंकि अलग अलग रिलीजन्स के लिए पर्सनल मैटर्स में अलग अलग कोड्स हैं। हिंदू के लिए अलग से एक्ट है, मुस्लिम के लिए अलग से एक्ट है, क्रिश्चियन के लिए अलग से है। तो यहाँ पे ये था कि एक वुमेन थी और इनके पति ने इनको
डाइवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया। तो उसके बाद ये एलिमनी डिमांड कर रही थी, लेकिन मुस्लिम एक्ट के तहत ये वो बोले कि मैं एक लिमिट अमाउंट ही दूंगा और वो अमाउंट एक लिमिटेड पीरियड के लिए दूंगा, लेकिन हिंदू एक्ट कुछ और बोल रहा था। तो ये जुडिशरी के पास गई, जुडिशरी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा जी, और ये इस मामले में हम सीआरपीसी की को देखेंगे और 1973 के जो भी प्रोविजंस हैं वो सब पे लागू होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो ये कंट्रोवर्सी का इशू बन गया। तो अब ये लागू भी करना था, तो इसको लागू करने की जगह सरकार एक एक्ट ले आई ताकि वोट बैंक भी तो बचाना था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986। तो वहाँ पे एलुमनी बोला कि केवल तब तक ही देनी है जब तक इद्दत पीरियड रहता है, वो प्री डिसाइडेड पीरियड रहता है उनका, महर देनी पड़ती है, वो अलग उनका पर्सनल मैटर है, तो उसमें तो नहीं जाएंगे। तो ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केस था। तो नेक्स्ट अब और भी केस हुए, जैसे आर्टिकल 17 से रिलेटेड केस था, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक केस, और इसमें बोला कि आर्टिकल 17 प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मीनवाइल आर्टिकल 18 से रिलेटेड भी केस हुआ, बालाजी राघवन केस 1996, और उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, जैसे कि नेशनल अवार्ड्स की, जिसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इनका मिसयूज़ नहीं कर सकते आप, इनका नाम लेके आप कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं ले सकते, अगर ऐसा लेंगे तो ये आपसे वापस ले लिए जाएंगे। एक केस है 2017 का लेटेस्ट केस है, शायरा बानो केस, ट्रिपल तलाक से रिलेटेड, एक्चुअली मेनली है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से रिलेटेड, तलाक के बाद। तो इसमें मेनली क्या केस था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का है और ये थोड़ा बायस्ड है अगेंस्ट द वुमेन, तो हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। तो एट प्रेजेंट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ट्रिपल तलाक भारत में बैन नहीं है, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है वो भारत में बैन है, तो ये आपको याद रखना है, तलाक बिद्दत। तो इसके रिगार्डिंग एक एक्ट भी आया था, ये इसका इम्पैक्ट था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। तो आपको एक्ट से याद रखने हैं कौन किस चीज़ से रिलेटेड था। ये रिजर्वेशन से रिलेटेड केस था। आपको पता है कि मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन बोला था ओबीसी के लिए, और उसके तहत एक केस हुआ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया आर्टिकल 16 के क्लोज 4 को, और बोला रिजर्वेशन इन जॉब्स इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, हम ये जो आपका 27% का रिजर्वेशन ओबीसी का, इसको अपहेल्ड करते हैं, इसको वैलिड डिक्लेयर करते हैं, लेकिन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा और प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, और इनका जो टोटल कोटा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा। इसी केस में ये भी बोला गया था जो ईडब्ल्यूएस का 10% का आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये जो दे रहे हो रिजर्वेशन, ये इनवैलिड डिक्लेयर हम करते हैं। तो उस समय ईडब्ल्यूएस इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था, आज के समय में ईडब्ल्यूएस वैलिड है। क्यों? क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 15 और 16 में सरकार ने डाल दिया, पार्लियामेंट ने डाल दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इन आर्टिकल्स में ये डालने की पावर है? यस, आर्टिकल 46 ये पावर देता है कि आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को अपलिफ्टमेंट करने का प्रयास करना चाहिए सरकार को। तो सरकार ने जुडिशरी ने चेक किया कि क्या ऐसा करने की पावर सरकार के पास है, तो यस, उनके पार्लियामेंट के पास ऐसे करने की पावर है। तो प्रोसीजर वगैरह सब में वो पास हो गया कि ठीक है रिक्वायरमेंट है, तो आज के समय में ईडब्ल्यूएस इज वैलिड। उस समय इनको अमेंड ना करते हुए बस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से दिया गया था, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। मीनवाइल केस पुट्टास्वामी केस कितनी बार पूछ लिया होगा यूपीएससी ने, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड था। राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में आता है, बस ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 21। और क्या ये एब्सोल्यूट है? आंसर है एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, या किसी पे भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, राइट टू प्राइवेसी पे भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। डिपेंड करेगा कि जुडिशरी ने बोला कि उसके लिए उसको कुछ प्रोसीजर से फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। क्या कंडीशंस हैं कि स्टेट का एक तो वो लेजिस्लेटिव मैंडेट होना चाहिए कि वो उस पर रोक लगा रहा है राइट टू प्राइवेसी पे। मीनवाइल उस स्टेट का लेजिटिमेट पर्पस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो आर्बिट्रेरी नेचर से उस पर रोक लगा रहा है। मीन्स दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट मतलब कि वो कारण देखेंगे कि कारण कितना बड़ा है जिससे वो राइट टू प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं। अगर वो इन तीनों कंडीशन से पास हो जाता है तो ठीक है, आप राइट टू प्राइवेसी पे रोक लगा सकते हो। अदरवाइज राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो। हादिया केस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो हादिया का केस हुआ था, और सामने वाले पर्सन की मंजूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन की मंजूरी हो, दोनों की मंजूरी चाहिए भाई। कहीं सोचो मेरा तो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और लपेट दिए जाओ। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण, ये भी लैंडमार्क केस था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड। इसने कोर्ट ने मेनली बोला कि जो स्कोप है आर्टिकल 19(1)(a) का ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 123 और 162 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। मेनली उन्होंने ये कहा कि जो आर्टिकल 19(1)(a) है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका दायरा बहुत बड़ा है। उसका मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि बोलना ही है, वो एक्सप्रेस करने का भी अधिकार है, और फर्दर सेक्शंस उस पर रोक नहीं लगा सकते कि आप इनका हवाला देके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सको। मीन्स
इन पे वैसे तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इस पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, लेकिन इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 के फेवर में डिसीजन दिया। एक केस था नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी, और इसमें इंटरप्रिटेशन दी राइट टू एक्यूज पर्सन टू बी साइलेंट वाइल पुलिस इंटरोगेशन, मतलब चुप रहने का भी अधिकार है जब पुलिस आपसे पूछताछ कर रही है, आर्टिकल 20 के अंडर में, 20 के पार्ट 3 में। मीनवाइल श्रेया सिंघल केस काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, न्यूज़ में रहता है बहुत बार, और इसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66 ए को। इसने बोला, ये सेक्शन बोलता था कि कोई किसी को भी मैसेज भेजता है कि किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करता है इन द डिजिटल फॉर्म, तो उस पर ऑफेंसिव मैसेज पे तो उस पर उसको सज़ा होगी, वो क्रिमिनलाइज है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो वायलेशन है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। उसने बोला कि पहले आप चेक करोगे भाई किस चीज़ की है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की आप लाइबिलिटी देखो, भेजने वाले की सिर्फ थोड़ी होगी, ऐसे कंटेंट को रिमूव करना उनकी लाइबिलिटी है। और हालांकि आज भी लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, तो पुलिस बहुत बार इसका मिसयूज़ करके और बंदे को उठा लेती है जो अपलोड करते हैं कुछ कुछ, और बाद में वो केस होता है और फिर फटकार पुलिस पे लगती है। क्योंकि हमारा जो पुलिस रिफॉर्म्स होने थे, प्रकाश सिंह केस में भी डिसाइड हुआ था कि पुलिस रिफॉर्म शुड बी देयर, तो प्रॉपरली अभी हुए नहीं है, और पुलिस इज़ नॉट वेल अवेयर इवन अबाउट दीज सेक्शंस, और ये सब अब पता है ट्रेनिंग पे इतना फोकस नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो श्रेया सिंघल केस इज ऑल्सो रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19(1)(a). पीपल्स यूनियन ऑफ फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी केस पास्ट में आ चुका है यूपीएससी के पेपर में। ये भी यही था कि मेनली ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड था, और इसमें भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कैसे है कि राइट टू इक्वल एक्सेस इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्टोरल अप्लीकेंट्स अंडर आर्टिकल 91(a). ये कहा कि वोटर को ये अधिकार है जी, वो जिसको वोट देने जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी रखें, वो कि प्रॉपर जानकारी हो, इन्फॉर्मेशन हो, उनके पास इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। तो ये डेमोक्रेसी के लिए और बेहतर होगा। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म में भी बोल सकते हो और इसमें भी बोल सकते हो आर्टिकल 19(1)(a) में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976, और यहाँ पे ये केस था, इसमें जुडिशरी का जो वर्डिक्ट आया था 4-1 से वर्डिक्ट आया था, और ये कहीं ना कहीं जुडिशरी बोलती है कि हमारे पास्ट पे एक काइंड ऑफ डार्क स्पॉट है। क्यों? क्योंकि इसमें ये बोला गया था कि नेशनल इमरजेंसी को लेके केस किया गया था कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उस टाइम तो जुडिशरी ने बोल दिया कि नहीं सस्पेंड कर सकते हैं आर्टिकल 21 को, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेसिडेंट अपने एक ऑर्डर पास करेंगे और वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाएगी। लेकिन 44th अमेंडमेंट से ये बात ऐड की गई 1978 में कि आर्टिकल 20 और 21 को अंडर आर्टिकल 359 मतलब प्रेसिडेंट ऑर्डर से भी नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं कि आर्टिकल जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 358 बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1) वो सारे ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, इनकी इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो जाएगी। लेकिन अगर प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास कर दें, हालांकि वो पार्लियामेंट के पास बाद में जाएगा, और उसमें ये लिख दें कि ये आर्टिकल सस्पेंड होने जा रहे हैं और इतने इतने टाइम के लिए, तो आर्टिकल 359 के तहत वो कर सकते हैं। लेकिन वो प्रेसिडेंट चाह के भी आर्टिकल 20 और 21 को नेशनल इमरजेंसी के दौरान इनकी इन्फोर्समेंट को सस्पेंड नहीं कर सकते, इनको बाद में चैलेंज किया जा सकता है। इस केस में सरकार के हक में फैसला दे दिया था और बोला था कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान सरकार जो करती है वो ठीक है। ये केस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, MC मेहता केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। मेनली इसको ओलियम गैस लीक केस के नाम से जाना जाता है, इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड है। इसमें आपने दो चीज़ें सुनी होगी, एक तो है कि लिमिटेड लाइबिलिटी और एक है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सपोज कोई आप ऐसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगा रहे हो और इन फ्यूचर इस इंडस्ट्री से, पहले ये सुनो कि कॉन्सेप्ट क्या है ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी का। इस इंडस्ट्री से मान लो कोई गैस है, इन फ्यूचर आसपास में कोई भी नुकसान हो जाए, ठीक है, हजार्ड हो जाए, कोई भी नुकसान हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, किसी डेथ हो जाए, XYZ कुछ भी नुकसान हो जाए, तो सारा जिम्मेदारी है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की। अब ये नुकसान किसी की गलती की वजह से भी हो सकता है और एक्ट ऑफ गॉड की वजह से भी हो सकता है। मतलब हो सकता है वहाँ पे साइक्लोन आ गया था इस वजह से हो गया, या वहाँ पे भूकंप आ गया था, कुछ भी आया हो, वो हमें टेंशन नहीं है, जो फैक्ट्री लगाएगा उसके ऊपर बर्डन है कि उसकी गलती है भाई। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी में ये देखा जाता है कि अगर उनके एम्प्लॉयज़ ने गलती की है तो उनकी गलती है, एक्ट ऑफ गॉड हुआ है तो उनकी गलती नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, बताओ कौन सी मूवी में देखा है। तो यहाँ पे इस केस के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी ऐसी इंडस्ट्री लगाएगा उसकी अब्सोल्यूट लाइबिलिटी रहेगी इन सारी नुकसान को भरपाई करने में, क्योंकि ये अंडर आर्टिकल 21 के तहत सबको अधिकार है राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट का। समझ में आया? MC मेहता केस।
एसआर मुंबई केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड। प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज़ होता है, बहुत बार मिसयूज़ होता है, पास्ट में कुछ ज़्यादा ही होता था। अभी भी न्यूज़ में आया मणिपुर को लेके, लेकिन अब तो बहुत पहले लगा देना चाहिए था, बाद में लगाया, दैट इज़ द अनदर थिंग। लेकिन पास्ट में मिसयूज़ देखने को मिला है इसका। तो इसकी इम्पोजिशन को लेके जुडिशरी ने बोला कि इट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। ऐसा नहीं कि आपको इमीडिएटली कुछ भी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया किसी भी बात पे। आपको देखना है कि प्रेसिडेंट रूल किस बेस पे लगा रहे हो। अगर जुडिशरी उसको मॉडिफाइड नेचर की मानती है और आर्बिट्रेरी नेचर का पाती है, तो प्रेसिडेंट रूल के दौरान जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सस्पेंड किए गए हैं या इवन लेजिस्लेटिव असेंबली डिसोल्व की गई है, उसको रिस्टोर कर सकती है। ये जुडिशरी के पास पावर रहेगी। ये पूरा मैंने पूरी क्लास में आपको समझाया भी था कि किस किस कैटेगरी में जुडिशरी वैलिड मानेगी प्रेसिडेंट रूल को और किस किस में अनवैलिड बोलेगी। कि जो यूनियन गवर्नमेंट बोल रही है देयर इज अ माल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो उसके बिहाफ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो गलत है, वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट रूल केवल तभी लगेगा बहुत एमरजेंसी सिचुएशन हो। मान लो कोई सीएम का दावेदार ना हो, सरकार एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम करना स्टार्ट कर दे, एंटी सेकुलर एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इस केस में ये भी बोला था जुडिशरी ने कि सेकुलरिज्म इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और अगर सरकार एंटी सेकुलर एक्टिविटी करती है तो इस बिहाफ पे उस पर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। आर्टिकल 356 के तहत लगाते हैं। डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अब इन्होंने तो हद ही कर दी थी। बिहार इन चीज़ों के लिए थोड़ा जाना भी जाता है कि ऑर्डिनेंस की पावर है, हमें पता है, एज़ पर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट के पास, एज़ पर आर्टिकल 213 गवर्नर के पास। और ये लगा लो कि हर छोटी बात के लिए बार बार ऑर्डिनेंस ले आ रहे थे और जो मेन लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसको बाईपास कर दिया जा रहा था बाय द गवर्नर। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज द अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये आप क्या कर रहे हो, आप लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है उसकी इंपॉर्टेंस को ओवरसाइट नहीं कर सकते। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भारत में, और आप बार बार रीप्रोमोलगेट कर रहे हो ऑर्डिनेंस को, ये हम अलाउड बिल्कुल नहीं करेंगे। दिस इज द अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट शुड बी द लास्ट रिजोर्ट। जब लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट प्रोसेस में नहीं है, छुट्टी पे गई हुई है या डिसोल्व हो रखी है, तभी सिचुएशन में इसको करना चाहिए। एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी है, 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। दिस इज द PYQ। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, पता ही है विशाखा गाइडलाइंस इसी केस के बाद आई थी। और ये है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, उस चीज़ से रिलेटेड केस था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एम्प्लॉयर या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या इंस्टीट्यूशन है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसको वुमेन का सेक्सुअल हरासमेंट रोकना है एट द वर्क प्लेस, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें, क्योंकि ये उनके फंडामेंटल राइट्स के भी अगेंस्ट है। तो और जुडिशरी ने कहा कि सरकार को इस चीज़ से रिलेटेड एक्ट बनाना चाहिए, और जब तक वो एक्ट नहीं बनाते, हम कुछ गाइडलाइंस बोल रहे हैं कि एक प्रॉपर कमेटी होगी, वहाँ पे जाके वो रिपोर्ट करेंगे अगर किसी को इस तरीके से प्रॉब्लम है, तो एटसेट्रा एटसेट्रा, और इतने बजे तक ये काम कर पाएंगे। प्रॉपर गाइडलाइंस थी उस चीज़ की कि इतने बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते काम के लिए। और जब एक्ट बनाने की ज़रूरत है, पार्लियामेंट ने फिर पोस्ट एक्ट बनाया 2013 में इस चीज़ से रिलेटेड, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस रिपोर्ट राइटिंग का भी टॉपिक बनता है। सरला मुदगल केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक हिंदू मैन था, उसने दूसरी शादी कर ली और बाद में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते उनसे भागने के लिए बिना तलाक दिए बाद में इस्लाम धर्म अपना ले कि ठीक है मैं तो मल्टीपल शादियाँ कर सकता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब नहीं चलेगा कि एक चीज़ से बचने के लिए दूसरा आप लूप होल और ले रहे हो, और फिर उन्होंने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और इनमें इसकी जीत हुई। कैसा नहीं चलेगा जी, उसके अकॉर्डिंग ही शादी होगी जो मतलब पहले जिस एक्ट के तहत चल रहे थे, उनको फिर कंपनसेशन भी देना पड़ेगा अगर डिवोर्स देते तो। IR कोहली केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वामन राव के केस में बोला गया था कि 24 अप्रैल 1973 से पहले वाले चैलेंज नहीं किए जा सकते, और अब इस पर दोबारा बार बार इंस्पेक्शन हमसे नहीं होगा, बार बार इस पर दोबारा कभी केस पे नहीं होगा। और 9 शेड्यूल में जो 24 अप्रैल 1973 के बाद में डाला है, उन सब पे केस हो सकता है। अरुणा रामचंद्रा शानबाग केस, ये एक्चुअली एक महिला थी, उनका वो एक वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी, तो ये केस था यूथनेशिया से रिलेटेड। यूथनेशिया में दो टर्म होती हैं, एक पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया। भारत में पैसिव यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट है। यूथनेशिया का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन सपोज ऐसी स्टेट में चला जाता है जहाँ से वो कभी रिकवर नहीं कर सकता, वापस नहीं आ सकता, ना वो बोल रहा है, ना हिल रहा है, ना डूल रहा है, काइंड ऑफ वो बस बर्डन बन गया है ऑन द रिसोर्सेज, ऑन द सोसाइटी, ए काइंड ऑफ। और तब कुछ कंट्रीज़ में एक्टिव यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट है, और एक्टिव यूथनेशिया में उसको बाहर से कोई ऐसी ड्रग डॉक्टर दे देते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाती है। मीन्स आर्टिकल 21 के तहत ये बोला गया इस केस में कि सबको जीवन जीने का अधिकार है और अपने हिसाब से डेथ चूज़ करने का भी अधिकार है, अगर वो कभी वेजिटेटिव स्टेट में चले जाएं तो। ऐसा नहीं सुसाइड करने का अधिकार है, नॉट सुसाइड, तो पहले एक
क्रिमिनलाइजेशन था इस चीज़ का, तो अब तो एक मेंटल स्टेट बोल दी गई है कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पहले तो कोई सुसाइड करता पाया जाता था, उस पर एक केस हो जाता था और जेल हो जाती थी उसको। ये भी अजीब ही कॉन्सेप्ट था, वो पहले ही दुखी है और बच गया तो फिर तुम और दुखी कर दोगे उसको। सुसाइड इज़ ए सोशल फैक्ट, मतलब वो इमाइल दरकिम ने बिल्कुल सही बोला है कि सोसाइटी इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल फैक्ट। और वापस से यहाँ पे आते हैं, एक्टिव यूथनेशिया को भारत में अलाउ नहीं किया गया। जुडिशरी बोली नहीं नहीं, फिर तो इसको कोई भी वेजिटेटिव स्टेट में भेज देगा किसी को और फिर बाद में उसको मार देगा, इसका मिसयूज़ हो सकता है। पैसिव यूथनेशिया को हम अलाउ करते हैं, लेकिन उसके भी कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं कि एक डॉक्टर की कमेटी बैठेगी, वो अब रिपोर्ट लिख के देगी कि हाँ कि इसकी रिकवरी अब पॉसिबल नहीं है, परमिशन हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और पैसिव यूथनेशिया का मतलब ये है कि बाहर से हम कुछ भी इंजेक्ट नहीं करेंगे, वो जिस भी वेंटिलेटर पे था या जिस भी सपोर्टिव मटेरियल था हम उस मटेरियल को रोक देंगे, तो तब उसकी डेथ हो सकती है। और वो डिसीजन ले पाएंगे या तो वो खुद वो ले सकते हैं अपने विल बना के, या उनके क्लोज वन जो हैं वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखा है जुडिशरी ने कि इसका मिसयूज़ ना हो। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पास्ट में भी आ चुका है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए, और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में बोल सकते हो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी एमएलए हो, एमएलसी हो या एमपी हो जो गिल्टी पाया जाता है क्राइम का, जिसमें मिनिमम 2 साल की इंप्रिजमेंट है, वो मेंबर ऑफ द हाउस नहीं रह सकता, उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। एक केस है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसने रिकॉग्निशन दी ट्रांसजेंडर्स को कि वो थर्ड जेंडर के रूप में काम कर सकते हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट को कि आप ट्रीट करो उनको एज ए माइनॉरिटी और उनको रिजर्वेशन दो एजुकेशन, जॉब्स और बाकी सब फील्ड्स में। तो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के बारे में ये जो केस है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एल चंद्रा कुमार केस, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है अंडर आर्टिकल 32 एंड 2 to 6 दे आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और इस चीज़ से हम छीन नहीं सकते। और इवन ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है बेंच ऑफ हाई कोर्ट्स के सामने और फिर फर्दर सुप्रीम कोर्ट्स के सामने। तो दिस इज द एल चंद्रा केस। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। एक्चुअली एक मैगजीन निकालते थे और जो ये मद्रास का जो एक डेडिकेटेड एक्ट था वो उस पर रोक लगा दे रहा था। तो उन्होंने कहा, फर्दर वो जुडिशरी के पास गए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, क्रिटिसिज्म इज़ अलाउड, और वो जो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत है वो उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो फ्रीडम है प्रोपगेशन ऑफ आइडियाज़ की। एसपी गुप्ता केस, जिसको फर्स्ट जजेस केस भी बोला जाता है, हमें आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये केस है, और इसमें बोला गया कि इसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई। तो इसमें जो सीजीआई की कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग नेचर की है या नहीं है प्रेसिडेंट पे, तो इस केस में बोला गया नहीं, वो बाइंडिंग नेचर की नहीं है, मीन्स कंसल्टेशन इज नॉट द कंकरेंस। फर्स्ट जजेस केस में ये बोला गया एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन उसके तुरंत बाद कुछ केस हुआ, मतलब कुछ सालों बाद, जिसको सेकंड जजेस केस के नाम से हम जानते हैं, और इसमें बोल दिया गया नहीं, जो ये कंसल्टेशन है दैट इज़ द कंकरेंस, और कंकरेंस सिर्फ अकेले की नहीं, सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट मेंबर की। तो यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ कोलेजियम सिस्टम, और ये बाइंडिंग नेचर की रहेगी प्रेसिडेंट पे, तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद थर्ड जजेस केस भी हुआ, और उसमें ये बोला गया कि सीजीआई अकेले नहीं होंगे इस कॉलेजियम में, 1+4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, और जो भी सीजीआई कौन बनेगा, जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर रहेगा वो सीजीआई आप बनाएंगे। तो ये था थर्ड जजेस केस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी में हमने पढ़ा। तो जुडिशरी ने जुडिशरी के पावर को कर्टेल करने के लिए पार्लियामेंट फोर्थ जजेस केस हुआ, जिसमें पार्लियामेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 के तहत एक कमीशन बनाया, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। जुडिशरी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और कोलेजियम सिस्टम इज़ वैलिड, और कोलेजियम सिस्टम के तहत ही काम करेंगे हम। हालांकि आज भी उसके इस पे जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पे थोड़ी बात होती है, और देयर शुड बी मोर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन जुडिशरी ऑल्सो। ये एक समथा एंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 का केस था। इसमें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्केड्यूल्ड एरिया में माइनिंग लीज पे दे दी थी प्राइवेट कंपनीज़ को। तो जुडिशरी ने कहा कि जो फॉरेस्ट लैंड है, ट्राइबल लैंड है, और जो भी गवर्नमेंट की लैंड है इन द स्केड्यूल्ड एरियाज़, उनको आप लीज पे नहीं दे सकते प्राइवेट कंपनी को, आप वो केवल या तो पीएसयू को दे सकते हो, ट्राइबल पीपल को दे सकते हो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है केदारनाथ सिंह केस, क्योंकि सेडिशन से रिलेटेड जो सेक्शन 124A है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन मार्क उठता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉलोनियल एरा का लॉ है, आज के समय में क्या कर रहा है, किसी पे भी सरकार सेडिशन के चार्जेस लगा दे रही है। इस पर केस हुआ केदारनाथ सिंह केस में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये वैलिड है, ऐसा कोई इशू नहीं है, हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को स्वीकार करते हैं, लेकिन देयर शुड बी ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन कि कोई पर्सन ने सेडिशन किया है या नहीं किया है,
और इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। काफ़ी वेग स्टेटमेंट है, कैसे जानोगे? हालांकि इसके रिगार्डिंग केसेस जब जाते हैं तो जुडिशरी डिसाइड करती है, यहाँ पे जुडिशरी अपने पास ले लेती है इन पावर्स को। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें जो सेक्शन 377 था आईपीसी का रिगार्डिंग टू होमोसेक्सुअलिटी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और बोला गया कि होमोसेक्सुअल जो चीज़ें हैं उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर करते हैं। वो आर्टिकल 14 के तहत उनको भी राइट हैं कि सेम जेंडर के लोग इकट्ठे रह सकते हैं या सेक्सुअल रिलेशंस बना सकते हैं, लेकिन राइट टू मैरी इसमें इंक्लूड नहीं है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इस केस में ये अधिकार उनको नहीं मिला है कि वो आपस में शादी कर सकते हैं। होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन, इसमें लक्ष्मण नास्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 5 ग्राउंड्स होंगे किसी को भी रेमिशन कंसिडर करने के लिए कि ऑफेंस अफेक्ट करता हो सोसाइटी एट लार्ज, या प्रोबेबिलिटी क्या है क्राइम की रिपीट होने की, और पोटेंशियल ऑफ कन्विक्ट टू कमिट द क्राइम इन फ्यूचर, इफ एनी पर्पज बीइंग सर्व्ड बाय कीपिंग कन्विक्ट इन प्रिजन, सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है कन्विक्ट की फैमिली की। रेमिशन आपको पता ही है, आर्टिकल 72 आपने पढ़ा होगा कि हम भाई किसी को माफ़ी दे रहे हो आप तो किस कंडीशंस में दे पाओगे, किन चीज़ों में। रेमिशन बताओ क्या है, सर कम कर रहे हैं। एम नागराज केस प्रमोशन से रिलेटेड केस है, आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड केस है। सबसे पहले केस की कहानी इंदिरा सानी केस। इंदिरा सानी केस में ये बोला कि भाई जो 27% रिजर्वेशन है ओबीसी को, इसको हम वैलिड डिक्लेयर करते हैं। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो लगेगा और 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो और ये बोला कि प्रमोशन में के रिगार्डिंग कोई प्रमोशन नहीं रहेगा, हाँ प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट्स हुए, जैसे 76 अमेंडमेंट हुआ जिसने तमिलनाडु को 9 शेड्यूल में डाल दिया रिगार्डिंग द रिजर्वेशन। 77 हुआ कि नहीं प्रमोशन में रिजर्वेशन हो सकता है। तो इन अमेंडमेंट्स को फर्दर चैलेंज किया गया नागराज केस में, और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 3 कंडीशन होगी प्रमोशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कैन नॉट इंट्रोड्यूस द कोटा अनलेस इट प्रूव्स दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी इज बैकवर्ड। गवर्नमेंट जब तक कोटा सिस्टम नहीं लेके आ सकती जब तक ये प्रूव ना कर दे कि पर्टिकुलर कम्युनिटी बैकवर्ड क्लासेस में आती है। इसके अलावा या उनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है बिहाफ ऑफ क्वान्टिफाइबल डाटा की, डेटा है सरकार के पास कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए हम प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं। और ये भी इंश्योर करना होगा कि जब आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दो तो वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट ना करें। हालांकि इस पर फर्दर केस हुआ, इस पर केस चल रहा था, तो 5 जज बेंच का केस निकल के सामने आया, जर्नैल सिंह केस। और क्रीमी लेयर इंश्योर दैट ओनली डिजर्विंग अमंग द SC ST गेट द बेनिफिट ऑफ द। इसमें मेनली जर्नैल सिंह केस में ये बोला गया, 2018 में ये केस हुआ। इसमें मेनली ये बोला गया कि जो नागराज जजमेंट में हमने ये बोला कि क्वान्टिफाइबल डेटा देना है आपको और ये प्रूव करनी है बैकवर्डनेस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, तो ऐसा करने की नीड नहीं है, क्योंकि वो अगर शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब है तो इनफ है ये बोलना कि वो बैकवर्ड क्लासेस में है। आपको बार बार ये प्रूव करने की नीड नहीं है इस चीज़ में। हालांकि इस पर बहुत डिबेट चल रही है। फर्दर एक केस हुआ मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भाई ये फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, ये जो रिजर्वेशन आप डिमांड करते हो या प्रमोशन में आप डिमांड करते हो, तो एट प्रेजेंट चीज़ें इस पर चली रही हैं। अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पास में क्वेश्चन आ चुका है। इलेक्शन से रिलेटेड प्रोसेस को, इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपॉइंटमेंट करनी है इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की, वो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन 3 मेंबर कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे करेंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे लोकसभा के, और CGI रहेंगे। हालांकि बाद में इस चीज़ से रिलेटेड एक एक्ट आया और CGI को इसमें से हटा दिया गया और एक मिनिस्टर को इसमें बैठा दिया गया। एट प्रेजेंट सिचुएशन वो है। क्योटो ओलन केस शेड्यूल 10 से रिलेटेड। शेड्यूल 10 इज द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड। और ये बोला गया कि एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड फाइनल डिसीजन स्पीकर का है। और क्या स्पीकर के डिसीजन को जुडिशरी में चैलेंज किया जा सकता है, तो आंसर यस, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर स्पीकर का जो डिसीजन है वो मॉडिफाइड नेचर का है, आर्बिट्रेरी नेचर का है, तो जुडिशरी उसको रिव्यू करके और नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो दैट्स द क्योटो ओलन केस। शीला बारसे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें रोल ऑफ पुलिस एंड जुडिशरी। द पुलिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमीडिएटली इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमेटी। हालांकि उसकी कुछ कंडीशंस है कि पर्सन को जो अरेस्ट किया है वो नियरेस्ट जो लीगल एड कमेटी है उसको इन्फॉर्म करेंगे। इस केस में बोला गया है क्योंकि उसके कुछ राइट्स हैं कि जो लीगल एड प्रोवाइड करवा सके, ले सके। हालांकि जो लीगल एड नालसा वगैरह के प्रोविजंस हैं, जो स्टेट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, उसमें कुछ दायरा है कि वो ट्रांसजेंडर है या वो SC ST है या वो वुमेन कैटेगरी से है या उसकी इनकम 1 लाख से कम है, वो फर्दर अलग अलग क्राइटेरिया है उसका। मोहिनी जैन केस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। एक्चुअली ये एजुकेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 21A से रिलेटेड था ये। इस कैसे है वो बताएंगे। इन्होंने केस किया, उन्होंने कहा कि जो भी ये प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है, ये मनमानी फीस लेते हैं
और इनकी फ़ीस पे कोई कैप नहीं है। और आर्टिकल 21 के तहत राइट टू एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशंस में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। तो देयर शुड बी ए कैप। तो जुडिशरी ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और इसके रिगार्डिंग एक कैप लगानी चाहिए हमको और हायर इंस्टीट्यूशंस में। और प्राइवेट कॉन्स्टिट्यूशन जो ये दिल करे वो फीस लेते हैं, दैट इज़ द अनलॉफुल। लेकिन बाद में इस केस को ओवररूल कर दिया जुडिशरी ने। इस पर फर्दर केस हुआ उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वाले पे कहा नहीं नहीं वो हाँ हमारा गलत डिसीजन था। प्रोफेशनल देर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन फॉर द प्रोफेशनल डिग्रीज। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। और हम इस एक्ट के तहत मतलब इस आर्टिकल्स के तहत ये सरकार को दिशा निर्देश देते हैं कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट वो बनाए, क्योंकि आर्टिकल 45 में पहले ये लिखा था कि सरकार को ये प्रयास करना है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। इसके बिहाफ पे ही, ये 1993 का है, इसके बिहाफ पे ही 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में, जिसने 3 आर्टिकल्स को चेंज किया। आर्टिकल 21A ऐड किया, आर्टिकल 45 में जो लिखा था वही 21A में लिखा, तो यहाँ पे स्पेस हो गया, तो यहाँ पे लिखा अर्ली चाइल्डहुड केयर पे फोकस करना है 0 से 6 साल के बच्चों पे। मीनवाइल आर्टिकल 51A का के पॉइंट ऐड किया गया, मतलब 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई कि पेरेंट्स की ड्यूटी है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। और इसके बेसिस पे ही बाद में राइट टू एजुकेशन 2009 का एक्ट आया। और ये एक्ट आपके आर्गूमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या इसका जो मेन पर्पस था वो उसने फुलफिल किया भी है या नहीं किया। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन 1-2 बार वीडियो सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा। KM नानावती केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961। और इस पे तो मूवी बनी है दोस्त, ठीक है, अक्षय कुमार की मूवी है। और वो क्या है कि मर्डर कर देते हैं अंडर द प्रोवोकेशन, ऐसा एलिगेशंस हैं उनके ऊपर। वो गिल्टी भी पाए जाते हैं इस चीज़ के। और मूवी का नाम चलो कमेंट सेक्शन में बताओ, देखता हूँ कौन कितनी मूवीज़ देखते हैं। वो गिल्टी पाए गए। और लेकिन इस तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस केस के बाद जो जूरी सिस्टम है वो अबॉलिश कर दिया भारत से, क्योंकि उनको एक काइंड ऑफ वो थोड़ा सा उनका माइंड चेंज किया जा सकता था। तो जूरी सिस्टम इस केस के बाद भारत से हटा दिया गया। हालांकि जिनको वो सज़ा हुई थी वो नेवी में थे, और लेकिन बाद में उनको गवर्नर ने माफ़ कर दिया था, तो वो कुछ टाइम बाद छूट गए थे। बचन सिंह केस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रिलेटेड टू स्टेट ऑफ पंजाब। उन्होंने कहा कि जो डेथ पेनल्टी देते हैं वो आर्बिट्रेरी नेचर का है, मेरे आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये क्या बकवास है, बिल्कुल डेथ पेनल्टी हम कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और आर्टिकल 21 के तहत ये पावर है, लेकिन वो डेथ पेनल्टी फेयर होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। तो इट शुड बी इन द केस ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन के केस में। अब आपने अपराध कैसा किया उसके बेसिस पे हम जज करेंगे। तो अब भारत में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ पेनल्टी दी जाती है, बहुत कम दी जाती है। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैन हवाला केस, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीबीआई की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, और उसके लिए जो सीवीसी है, जो सीबीआई के अंडर में जो सीबीआई के ऊपर काम करती है, उसको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिलनी चाहिए। तो इस वर्डिक्ट के बाद सीवीसी को स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिली। आपको पता अलग से एक्ट आया इसका 2003 का। और सीबीआई आज भी मतलब दिल्ली पुलिस एक्ट से काम करती है, 1946 वाले से। खुद का कोई एक्ट नहीं है, ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसी को के लिए उसको एक पिंजरे में बंद तोता बोला जाता है सरकार का। सर इसमें ये बोला है कि सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर फिक्स कर दो। मेनली ये बोला गया था कि आप जो सीबीआई है इनको इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का, यस। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू काउंटर द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें बोला कि जो इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो भी कैंडिडेट है उसमें अप्लाई कर रहा है उसको मतलब अपनी सारी डिटेल्स देनी है, उसका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, क्या एजुकेशन है, क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो वोट देने जा रहा है ये उसका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का, एक्चुअली वो अपने ऑफिस में नेशनल फ्लैग फहरा रहे थे, तो उस पर केस कर दिया कि नहीं नहीं वो देश का झंडा अपने ऑफिस में कोई कैसे फहरा सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो जुडिशरी के पास चले गए, जुडिशरी ने कहा क्यों नहीं फहरा सकते, हर इंडियन को अधिकार है, ये तो अच्छी बात है वो ऐसा कर रहे हैं, तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके तहत वो अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं, लेकिन इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए और उसके कुछ तौर तरीके हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो आपको पता लगा होगा। प्रकाश सिंह केस इज़ वेरी वेल रिनाउंड केस रिगार्डिंग टू पुलिस रिफॉर्म्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि 7 बाइंडिंग डायरेक्टिव्स हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, जैसे कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाना चाहिए और एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाना चाहिए। मीन वाइल टेन्योर फिक्स कर देना चाहिए डीजीपी का और 2 साल का। और मेरा ऐसा मानना है कि सीएपीएफ में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब तक सीएपीएफ का डीजी लोगों को याद होता है कि कौन डीजी बना है, तब तक वो नेक्स्ट डीजी आ जाते हैं। तो ये मेनली इस तरह ज़्यादा काम जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो पूरी प्रोसेस समझेंगे, कोई 2 महीने के लिए बन रहा है, कोई 6 महीने के लिए बन रहा है। और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए डीजीपी का इन्वॉल्विंग द यूपीएससी। मिनिमम टेन्योर होना चाहिए ऑफिसर्स का ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए, ताकि आर्बिट्रेरी ट्रांसफर्स को रोका जा सके। इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस को सेपरेट करने की नीड है, और पुलिस की भी कंप्लेंट हो सके, ऐसा कंप्लेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जा सके, और एक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड हो जो वो देखेगा कि ट्रांसफ़र कहाँ करनी है, किसकी पोस्टिंग कहाँ करनी है, प्रमोशन किसको देना है, ताकि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसको कम से कम किया जा सके। कुछ लिखना है ऐसे में तो आप ये सब लिख सकते हो। जोसेफ शाइन केस अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज कर रहा था, सेक्शन 497, इसको डिक्रिमिनलाइज किया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इस केस में। अडल्ट्री मतलब कि जैसे मान लो 2 मैरिड लोग हैं या कोई भी मैरिड लोग हैं, वो किसी और से अफेयर रखता है, तो ये पहले क्रिमिनल एक्ट के तहत माना जाता था, उस पर केस किया जा सकता था। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया इसको। और अडल्ट्री, इसके लिए वर्ड एग्जाम में आएगा अडल्ट्री। सेक्शन भी याद रखना है इनका। होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड सेक्शन 377। नवतेज सिंह जौहर केस, जोसेफ शाइन केस 497, याद हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। ये रहा नवतेज सिंह जौहर, सेक्शन 377, पास में भी देख चुके हैं। एम सिद्दीक केस वर्सेस महंत सुरेश दास अयोध्या केस, आपको पता है वेरी वेल, जो अयोध्या में राम मंदिर से रिलेटेड केस था और ऑन डिस्प्यूटेड लैंड था। अलग अलग पार्टीज़ उस पर अलग अलग क्लेम कर रही थी। तो फाइनली डिसीजन आया, बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट के नाम से भी जाना जाता है 1992 के। तो इस केस में मेनली बोल दिया गया कि जो हिंदूज़ हैं उनसे बिलोंग करते हैं और राम जन्मभूमि से रिलेटेड है, तो वहाँ पे राम मंदिर बनेगा। मेन वाइल बोला गया सरकार को, यूपी गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी गई 5 एकड़ ज़मीन जो सुन्नी मुस्लिम से वक्फ बोर्ड है उनके भी वहाँ पे मस्जिद बनाने के लिए मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में तो सभी जानते हैं, बस केस का नाम याद रखना। अच्छा, 3 अलग अलग पार्टीज़ थी इसमें। तो पहले तीनों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि तीनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो उसको, तो उसको ओवर रूल कर दिया। हालांकि अभी तीसरी पार्टी को कुछ नहीं मिला इसमें। अनुराधा बेसिन केस 2020 का, वो ये बोलते हैं कि भाई जब इंटरनेट शट डाउन कर देते हो कुछ भी छोटी सी बात होने पे, तो वो मेरे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो मैं ये समझते हूँ कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, उन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो कि वो रिस्ट्रिक्शन आप किस बिहाफ पे लगा रहे हो, कि देयर शुड बी प्रोपोर्शनलिटी फॉर द रीजन, कि मस्ट बी रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी प्रोपोर्शनेट, नेसेसरी, और लास्ट रिजॉर्ट में होना चाहिए। सपोज ये कितना बड़ा एरिया है किसी स्टेट का और ये डिस्टर्ब्ड एरिया है उसका, और यहाँ पे डिस्टर्बेंस है लॉ एंड ऑर्डर की, इसकी वजह से पूरे स्टेट का आप इंटरनेट बंद कर दे रहे हो, तो ये मेरे फंडामेंटल राइट 19(1) ए और जी के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच में ख़त्म हो जा रहा है ना, मैं मेरा जो प्रोफेशनल एक्टिविटी है उसकी वजह से ही वो सब रुक जाएंगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, बात तो सही कह रहे हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंटरनेट शटडाउन है वो ऐसे डिसप्रपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, और रिस्ट्रिक्शन आपको तभी लगानी है जब मतलब नीड बेस हो, नेसेसरी हो, और जब भी ऐसा लगेगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं, और अगर हम गलत पाते हैं तो फिर हटा देंगे उसको। राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा, इलेक्शन कमिश्नर खुद रहे हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। वही सब है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का पर्सन है, अगर वो इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको पूरी डिटेल्स अपने देनी होंगी, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है फिर इलेक्शन कमीशन की साइट पे वो चीज़ें डलेंगी। डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, 1997 का केस है रिगार्डिंग टू जो कस्टोडियल वायलेंस, इस पर आपकी रिपोर्ट भी बन सकती है। कस्टोडियल वायलेंस, उन्होंने कहा कि जब भी किसी को अरेस्ट करते हैं तो बहुत कस्टोडियल डेथ के केसेस देखने को मिलते हैं, स्पेशली तमिलनाडु जैसे एरिया में पास्ट में देखे गए हैं। तो देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कि उनके जो भी बयान लिए जाएँ उनको रखा जाए, तो या तो कैमरे के सामने रखा जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हाँ हाँ कुछ गाइडलाइंस हैं फॉलो करनी चाहिए रिगार्डिंग टू जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा। ओल्गा तेलीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 1985 में एक लैंडमार्क जज था कि जब कुछ लोगों को हटा दिया गया एक जगह से, सेटलमेंट्स थी, और एक काइंड ऑफ डिमोलिशन किया गया इसमें स्लम्स का। तो ये जब केस हुआ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइवलीहुड भी इंक्लूड है, कि आप ऐसे नहीं किसी को हटा सकते। जो इविक्शन होना चाहिए वो प्रॉपर प्रोसीजर से होना चाहिए, और वो अगर इस चीज़ को वोलेट कर रहा है तो वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। तो इसके फेवर में डिसीजन आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो ये हमने केसेस पढ़े, मुझे लगता है कोई और बचा है।
आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अच्छा, बट जो यहाँ तक पूछा मुझे अटेंडेंस लगा दो और बता दो सर मैंने डू योर बेस्ट तक वीडियो देखी है। ठीक है, जय हिंद।